आज आपको जो है देखिए गणित का अर्थ एवं परिभाषाओं के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। इसमें जो है मानव सभ्यता का उदय जब से हुआ है, देखिए तो गणित का प्रारंभ तब से ही हुआ था। साथ ही साथ गणित का संबंध मानव जीवन के प्रगाढ़ से होता चला गया है। जब से मानव का जन्म हुआ तब से मान लीजिए कि उसने हर क्षेत्र के अंदर, जैसे अपने पशुओं को गिनने के लिए, आसपास की वस्तुओं को गिनने के लिए, व्यापार के लिए, वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए जो है गणित का सहारा लिया हुआ है। वर्तमान युग में गणित का जो है आधुनिक सभ्यता का पर्यायवाची माना जाता है। गणित हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। प्राचीन काल से ही भारत देश में गणन शब्द जो है ये का प्रयोग किया जाता है गणित के लिए। और वैदिक साहित्य में गणित शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की जाए, वह गणित का विषय होता है। ठीक है। गणित के अंदर जो है ज़्यादातर ये देखिए आपके तौलना और क्या बोलते हैं मापना, तौलना, गिनना आदि क्रियाएं होती हैं। संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है। जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि पूछा जाता है गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है तो श्री महावीराचार्य जी की है, उल्लेख किया है। लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक आदि सभी प्रकार के जो इसके अंदर गणित के महत्वपूर्ण प्रयोग थे वो सब इसमें दिए गए हैं। गणित का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में करता है। जैसे पाक शास्त्र है, काम शास्त्र है, गंधर्व शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, अलंकार, तर्क है, समस्त विधाओं में गणित का ज्ञान उपयोगी होता है। इसी में आप देखिए कि कोठारी आयोग ने भी कहा है कि जो गणित के विषय में कहा है कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से समान शिक्षा के भाग के रूप में विद्यालयों को प्रथम 10 वर्षों में गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है। तो ये कोठारी आयोग ने कहा था कि प्रारंभिक 10 वर्षों में छात्र को गणित आवश्यक रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्या बोलते हैं नेपोलियन की परिभाषा है। ये देखिए अन्य शिक्षकों ने भी गणित को महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का भी घनिष्ठ संबंध है। लॉक ने कहा था कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में याद करने की आदत स्थापित हो जाती है। समझने की, तर्क करने की, चिंतन करने की शक्ति जो है गणित के द्वारा विकसित हो जाती है। आगे देखिए उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि गणित जो है गणना की प्रधानता करती है, गणना की। ठीक है। गणित के द्वारा परिणाम शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद है गणित सुव्यवस्थित, संगठित और क्रमबद्ध विज्ञान है। एक प्रकार से क्रमबद्ध होता है और इसमें जो है एक विज्ञान भी है गणित, क्योंकि विज्ञान की तरह ही इसके परिणाम शुद्ध प्राप्त होते हैं। गणित में तर्क करने की आदत का विकास होता है। गणित विभिन्न विषयों की प्रगति का विज्ञान है। विभिन्न विषयों में गणित की आवश्यकता होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे भूगोल हो, हर विषय में आपको गणित का ज्ञान जरूरी होता है। ठीक है। आगे चलते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। तो गणित की जो प्रकृति है वह विशाल है। अन्य विषयों के साथ साथ गणित की शिक्षा प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रारंभ हो जाती है। गणित विषय का समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ गणित से अछूता हो। कोई भी काम हो उसमें गणित की आवश्यकता होती है। गणित के सूत्रों, सिद्धांतों आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता है, बल्कि उन्हें प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें सामाजिक दृष्टि से गणित की उपयोगिता एवं आवश्यकताओं का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कला है, साहित्य है, विज्ञान है, भूगोल आदि है।
सभी में गणित विषय जो है सहायक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि गणित अपनी इन्हीं उपयोगिताओं के कारण स्वतंत्र एवं विशाल प्रकृति धारण किए हुए है। अर्थात ये विषय जो है बहुत ज़्यादा सभी में सहयोगी होता है। गणित के अंतर्गत पद आते हैं, प्रत्यय आते हैं, कॉन्सेप्ट सूत्र आते हैं, संकेत आते हैं, सिद्धांत आते हैं और गणित को अन्य विषयों से अलग बनाते हैं तथा गणित को गणित की भाषा कह सकते हैं। तो गणित में प्रत्यय का, सूत्र का, संकेत आदि का प्रयोग होता है। जो जहाँ पर ये प्रयोग होते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि गणित विषय है ये। गणित में हम स्थान, सम संख्याओं, मापन, मूल्यांकन आदि का अध्ययन करते हैं। गणित के अध्ययन से विद्यार्थी में आत्मविश्वास पैदा होता है। दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ है, अर्थात सवाल जो हम यहाँ पर भारत में जैसे कर रहे हैं 2 और +2 कर दें तो 4 होते हैं, तो आप कहीं भी जाइए विश्व में 2 और 2 4 ही होंगे। तो इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ है। और आपने ये भी देखा होगा कि गणित में 100 में 100 नंबर मिल जाते हैं, जबकि अन्य विषयों में 100 में 100 नंबर नहीं मिलते हैं, जो इसकी वस्तुनिष्ठता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, गणित सभी विषय, विज्ञान में भी, सामाजिक विज्ञान में भी, कला, साहित्य, संगीत आदि में भी आधारशिला है। बिना इसके कोई भी काम नहीं हो सकता है। अब आपको ये बता दें कि गणित अन्य विषयों में जैसे विज्ञान है तो विज्ञान में नाप तौल की जाती है ना, दूरियां ज्ञात करनी है मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर, तो हमेशा गणित की सहायता की आवश्यकता होती है। कला है तो कला में क्या होता है, आपको कोई चित्र बनाना है तो चित्र में एक नाप तौल होती है, उस नाप तौल के आधार पर ही जो है चित्र जो है बनाया जाता है। तो वह चित्र जो है, अब उसके अंदर पुरुष की आकृति कितनी बड़ी है या पेड़ पौधे कितने बड़े बनेंगे, तो सब नापतौल से ही संभव होता है। तो ये गणित के द्वारा ही किया जा सकता है, बिना गणित के नहीं किया जा सकता है। गणित की संरचना की बात की जाए तो गणित विषय अपने आप में पूर्ण विषय है और इसकी संरचना ढांचे की जो प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। गणित के द्वारा ही प्रत्येक विषय की जो प्रकृति होती है, प्रत्येक विषय को बिना गणित के पूरा नहीं हो सकता, चाहे वह हिंदी हो, अन्य विषय हो। अब हिंदी है मान लीजिए जैसे, तो उसमें काल विभाजन है, ठीक है, द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, विभिन्न कालों का विभाजन है, कवियों का जन्म है, मृत्यु है, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, तो ये सब में गणित की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गणित की अपनी भाषा है, ये देखिए, और भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, सिद्धांत, संकेत गणित में होते हैं। गणित में संख्याओं, स्थान, दिशा तथा मापन, मापतौल को स्थान दिया जाता है। ये संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष से बनता है। गणित की संरचना नियम, सिद्धांत, सूत्र से होती है और उनकी सहायता से जांच की जाती है, किसी भी विषय तथा समय पर की जा सकती है। तो ये गणितीय संरचना का मुख्य आधार है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग गणित के अवयव कि गणित में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए आप, गणित में संख्या का गुणन संचालन होता है। ठीक है, अर्थात संख्या का कोई ना कोई गुण है, मान है, उनके क्रम होते हैं, संख्याओं के साथ गणना करते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं। और दैनिक जीवन में गणित बहुत उपयोगी होती है। मान लीजिए जैसे खाना बना रहे हैं तो अब दाल कितनी बनानी है, चावल कितना लेना है, मसाला कितना डालना है, ये सब एक गणितीय प्रक्रिया के तहत ही होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा और कुछ कम हो जाएगा, तो जो हमारा भोजन है वह नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके बाद है मापन। मापन की आवश्यकता सभी जगह पड़ती है। ज्यामितीय रूप में देखा जाए तो आकृतियाँ, रेखा चित्र, त्रिकोण, आयत, गोला सभी गणितीय प्रक्रिया को बताते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, किसी प्रकार का कोई डेटा विश्लेषण करना हो, माध्य, मध्यांक, विचलन आदि का प्रयोग करना हो तो गणित की सहायता पड़ती है। बीज गणित में भी रेखीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है, इसमें भी गणित जरूरी होती है, गणित का उपयोग सिखाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता। तो गणित एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, बिना इसके जो है कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है,
बालक को जीविका कमाना है, ज्ञान में वृद्धि करना है, जीवन के विभिन्न कार्यों को सीखना है, तो सब में गणित उपयोगी है। बिना इसके कोई काम हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, अनुशासनात्मक उपयोगिता में गणित विषय को पढ़ाने से विद्यार्थी में अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। गणित का ज्ञान मात्र बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास तथा नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व को गंभीरता और विवेक एवं चिंतनशील जैसे गुणों से भी प्रदान करना, गुण भी उनके अंदर विकसित करता है। क्योंकि गणित करने वाला व्यक्ति गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे तर्क करने की, चिंतन करने की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक उपयोगिता है गणित की। हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, सकारात्मक प्रभाव गणित का पड़ता है। आधुनिक युग भी जो है विज्ञान का युग है, और विज्ञान बिना गणित के नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए रॉकेट है, उसको जो है चांद पे जाना है, तो कैसे जाएगा? ज़मीन से चांद तक जाने के लिए उसकी गणित की जाती है, तभी वो वहाँ तक जाता है। एक एक सेकंड की गणित होती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो रॉकेट कभी भी चांद पे नहीं जा पाएगा, हो सकता है कहीं और चला जाए। ठीक है, तो ये उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है। बौद्धिक उपयोगिता है, गणित के द्वारा जो है बुद्धि का विकास किया जाता है, मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। मस्तिष्क की समस्याओं को समझने, उनका समाधान करने, क्रियाशील रखने के लिए गणित की आवश्यकता होती है। महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, और एक सुसुप्त आत्मा से वेतन एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए आप, अन्य सभी परिभाषाएं दी हुई हैं, सभी ने गणित के विषय में बताया है। आगे ये देखिए कि इसमें निस्सार रूप में क्या लिखा है कि मानसिक शक्तियों का विकसित करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। गणित का अध्ययन बालकों को निरीक्षण शक्ति को विकसित करता है, तर्क शक्ति को विकसित करता है, एकाग्रता है, स्मरण शक्ति है, मौलिकता है, विचार एवं चिंतन शक्ति है। ठीक है, आत्मनिर्भरता भी आती है, कठिन परिश्रम करने का जो बच्चे के अंदर एक आदत है, वो गणित के अंदर जो मानसिक शक्तियाँ हैं सारी उससे विकसित होती हैं, क्योंकि सवाल बिना एकाग्र हुए नहीं कर सकते, तर्क भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है गणित से आवश्यक होती है। नैतिक उपयोगिता देख लीजिए। नैतिक उपयोगिता में नैतिकता एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति तथा स्थान सबसे अधिक प्रभावित करता है। गणित का ज्ञान बालकों में चारित्रिक और नैतिक विकास में भी सहायक होता है। गणित पढ़ने से बालकों में स्वच्छता, यथार्थता, समय की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है। अच्छा बुरा सोचने की शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, महान दार्शनिक डट्टन की एक परिभाषा भी है कि गणित तर्क सम्मत विचार है। ठीक है, यथार्थ कथन है तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। सब कुछ छल, कपट, आडंबर, धोखा, जो कुछ भी काम हम करते सब कुछ उस मन का कहना है कि जिसका गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जिसकी गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया, अर्थात वास्तविक रूप में जो गणित का प्रयोग होता है वही सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक है, व्यर्थ की चीज़ों पर कोई प्रशिक्षण गणित नहीं देता है। तो गणित ही एक मात्र ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बालकों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करना, अभ्यास करना तथा उसका प्रशिक्षण करना सिखाता है। जीविकोपार्जन की उपयोगिता है। ठीक है, व्यापार करना है, रोजगार करना है आपको, तो आपको विभिन्न प्रकार के कोई खोज करनी है, तकनीकी प्रयोग करना है, नियमों, सिद्धांतों और उपकरणों की आवश्यकता गणित में आपको पड़ेगी। इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, व्यवसाय है, देखिए महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठान है माना जाता है जहाँ पर गणित की आवश्यकता होती है। और लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, किसी भी कार्य को आप करेंगे तो जीवन को सरल बनाने के लिए, आपको जीवन यापन करने के लिए आपको गणित की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए, गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो गणित शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य इसमें लिखे हुए हैं कि ये देखिए, लक्ष्य एवं उद्देश्यों में अंतर होता है, इसी प्रकार शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। गणित शिक्षण के भी अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। सामान्यतः किसी भी कार्य के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इन दोनों का निर्धारण करने के उपरांत ही कार्यों को व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। बहुत से लोगों के द्वारा लक्ष्य एवं उद्देश्यों को एक समान माना जाता है, किंतु इनमें अंतर माना जाता है। लक्ष्य देखिए जो होता है बड़ा होता है, ठीक है, और उद्देश्य जो होते हैं छोटे होते हैं। और उद्देश्य
एक दिन में प्राप्त हो सकते हैं, 1 घंटे में भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है, एक बार भी प्राप्त नहीं हो जाते। जैसे आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी को प्राप्त करना, तो सरकारी नौकरी एक दिन में नहीं प्राप्त हो जाएगी, आपको उसके लिए बीएड करना पड़ेगा, टेट करना पड़ेगा, डीएलएड करना पड़ेगा, ठीक है, तमाम तरीके की डिग्री आपको लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप, ये सब छोटे छोटे उद्देश्य हैं मान लीजिए, इन सब की पूर्ति करने के बाद तब आप इस पर पहुंचेंगे सरकारी नौकरी पर, ठीक है। इसके बाद देखिए गणित शिक्षण के उद्देश्य दिए हुए हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभीष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है तथा वह व्यवस्थित परिवर्तन जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसके लिए हम कार्य करते हैं, ठीक है। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान कराना ये गणित का उद्देश्य है, और विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान प्रदान करना ये गणित का उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। समृद्ध एवं संयुक्त संस्कृति की भावना का विकास करना, श्रम के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, लोकतंत्र एवं सामाजिक क्षमता की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय भावना का, ये सब गणित के उद्देश्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। संख्या पूर्व तैयारी एवं बोध। संख्या पूर्व तैयारी अर्थात जो बच्चे पढ़ने गए हैं संख्या का, उस संख्या की ज्ञान आप कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर दिया गया, उनके लिए गणना करना है, अंकों को पहचानना है, छात्रों को सिखाएं आदि सभी प्रारंभिक योग्यताओं के अंतर्गत आता है जो शिक्षक छात्रों को सिखाते हैं। संख्यात्मकता से अंतर्गत छात्रों में संख्याओं को जोड़ने, घटाने और गुणा भाग करने की जो संक्रियाएँ होती हैं उनको करना सिखाना ही गणित का संख्यात्मक ज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या चीज़ें छात्रों में जो विकसित होती हैं, देखिए जैसे समस्या के समाधान के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना कि कौन सी वस्तु सस्ती है और कौन सी महंगी, तो छात्र इससे आपको गणित का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सूचना को समझने में विश्लेषण के लिए जो है गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है, पैटर्न को समझने के लिए आवश्यकता होती है, चुनाव में तुलना योग्यता विकसित करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे कौन सी बाइक अच्छी है, तो यहाँ चुनाव का मतलब इलेक्शन नहीं है, यहाँ का चुनाव का मतलब एक प्रकार से चॉइस है कि आपके पास मान लीजिए 2 बाइक्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो आपको कौन सी पसंद है, मान लीजिए ए पसंद है तो गणितीय आधार पर उसके गुणों के आधार पर ही आप उसको पसंद करेंगे। तो इन विधियों में गणितीय योग्यता का विकास किया जा सकता है। आगे देखिए संख्या पूर्व तैयारी, प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान, तो आप छात्रों को क्या क्या सिखाएंगे, तो छात्रों को संख्या पहचानना सिखाएंगे। छात्र जब पहली बार गणित का अध्ययन करता है तो उसे 0 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान कराया जाता है। गणना करना सिखाएंगे, गणना करना सीखता है तो हर अंकों को रटकर याद करता है, तत्पश्चात वह उन अंकों को एक क्रम में जानता है, जैसे 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये सारी चीज़ें छात्र को सिखाई जाती हैं, ठीक है। गणित संक्रियाएं करने में सक्षम बनाना, गणित की संक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे जोड़ है, घटाना है, भाग है, गुणा है, ये सभी गणित की संक्रियाएं हैं और जिसको करने के लिए छात्र को खुद समझाया, एक एक करके सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 2 वस्तुओं के मध्य तुलना करना, मान लीजिए एक वस्तु है दूसरी वस्तु बड़ी है, तो तुलना करके बता सकते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इससे तर्क शक्ति का भी विकास होता है, ठीक है। अंकों के आधार पर बता सकते हैं, मान लीजिए ये 10 आम हैं और ये 5 आम हैं, तो गणित के आधार पर बच्चा बता सकता है कि ये आम अधिक है, ठीक है। अन्य विषयों को समझने में भी गणित विषय सहायक होता है, क्योंकि अन्य विषय जो हैं हमारे, जैसे शिक्षक अन्य विषयों को समझाता है, जैसे हिंदी है, गणित विज्ञान है, ठीक है, अर्थशास्त्र है, इन सभी में गणित की उपयोगिता बहुत अधिक होती है। कला है, ठीक है, संप्रेषण एवं मौखिक कौशल का विकास करने में भी गणित का बहुत योगदान होता है। आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण आरंभ करते समय ध्यान देने योग्य बातें,
तो ध्यान देने योग्य बातें यह है कि मानसिक स्तर का ज्ञान होना चाहिए। छात्रों को पहले मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाना चाहिए, फिर आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनों से सिखाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है छात्र को करके सीखने पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्वयं किसी कार्य करके जल्दी सीखते हैं। ठीक है। आगे देखिए आप लोग कि स्वयं किसी कार्य करने में बच्चा जल्दी सीखने लगता है, छात्र को सीखने पर बल दिया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रारंभिक संख्यात्मकता की समझ। तो विद्यालय में प्रवेश लेते समय जो है बच्चों को जानकारी का स्तर भिन्न भिन्न होता है। कोई बच्चा गिनती जानता है, कोई नहीं जानता है, तो हमें सभी को समान रूप से सिखाना पड़ता है। उसके लिए ठोस या मूर्त वस्तुओं के माध्यम से, जैसे गोली है, कंकड़ है, तीली है, अन्य किसी भी माध्यम से जो भी मूर्त रूप में हो उनके साथ ही गणित की संक्रियाएं करानी चाहिए, तथा इंद्रियों के माध्यम से छूकर, देखकर समझने का ज्ञान उनके अंदर विकसित करना चाहिए। इसके बाद जो है छोटे बड़े का ज्ञान कराना। तो दो वस्तुएं बच्चे के सामने रखी जा सकती हैं, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। ठीक है। समूह के आधार पर भी मान लो ये 2-3 गोलियां हैं, ये 5 गोलियां हैं, तो कौन सा समूह बड़ा है ये बताने के लिए भी छोटे बड़े का ज्ञान, सीकों का ज्ञान कराया जा सकता है, तिनकों का ज्ञान कराया जा सकता है। तो इस तरह से भी बच्चा गणित के विषय में खेलता भी है और सीख भी जाता है। ठीक है। आगे देखिए आप लोग, ज़मीन पर कुछ लाइनें खींचकर कम ज़्यादा का ज्ञान कराने के लिए माचिस की तीलियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। ठीक है। बराबर बीज वाले, जैसे ये कछुए हैं चित्र में दिए गए हैं, अब इनमें 4 खानों में अंक भर देते हैं, बीच में उसका क्रम भरो, रंग आदि रंगीन बने हुए होते हैं, तो इनमें नीले रंग भरो, लाल रंग भरो, हरा रंग भरो, इस तरह रंग भी भरवाते हैं बच्चों से और उनको कलर करना भी सिखाते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कछुए की पीठ पे कितने गोले बने हैं, जैसे इसमें 5 गोले बने हैं। ठीक है। तो प्रत्येक में गोले गिन सकते हैं। प्रत्येक में मान लीजिए ऐसे गोले बना के उसके अंदर वर्ड लिख दिया जाए 5, 6, 7, तो अब क्या आएगा। ठीक है। इस तरह से नंबर्स दिए जा सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। तो इस तरह से बच्चों को जो है सिखाया जा सकता है। ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें हल्के और भारी का ज्ञान कराना। वो 2 चीज़ें ले ली, मान लीजिए जैसे क्या बोलते हैं आपका, ये गुब्बारा ले लिया, एक गेंद ले ली। अब इसमें कौन हल्का है कौन भारी बताइए। तो बच्चा जो है हल्का भारी बताना सीख जाएगा। इन्हें विभिन्न माध्यमों से, जैसे ईंट है, कंकड़ है, ठीक है, कौन हल्का है कौन भारी, इनके माध्यमों से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दिए हुए ऊपर नीचे का ज्ञान कराना बच्चों को। और जैसे ये देखिए झूले का माध्यम दिया गया है, ये झूला। अब ये झूला है, बच्चे झूल रहे हैं, तो ए ऊपर है, बी नीचे है। इससे भी जो आप है ऊपर नीचे का ज्ञान बच्चे को करा सकते हैं। ठीक है। और भी वस्तुएं, जैसे मेज पे कोई वस्तु रख दी जाए और एक या नीचे ज़मीन में रख दी जाए, तो कौन ऊपर है कौन नीचे, इस तरह से हम इसको बच्चों को बता सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं जिनकी सहायता से आप बता सकते हैं। अंदर और बाहर बताने का, ये थोड़ा सा प्रिंट जो फ़ोटो ली थी हमने, वो जो है ये क्या बोलते हैं, साफ नहीं आई है। तो ये जार है, एक वस्तु इसके अंदर है और एक वस्तु बाहर है, तो अंदर और बाहर का ज्ञान भी हम बच्चे को इस प्रकार से करा सकते हैं। ठीक है। 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु और चित्रों की सहायता से गिनना सिखाना। थोड़ा सा ये प्रिंट साफ नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 से 9 तक की वस्तुओं की गिनती सिखाया जाता है, अंकों का ज्ञान कराना यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए आप। ठीक है। अंकों का ज्ञान करने के लिए शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए।
सामग्रियों की सहायता से भी बच्चों को अंक ज्ञान कराया जा सकता है, जिसमें गोलियां हैं, तीलियां हैं, कंकड़ है, पेन है। विभिन्न माध्यमों से आप बच्चों को गणित का ज्ञान करा सकते हैं। संख्याओं में देखिए आप बच्चे को ये रोमन नंबर्स हैं, ये अरबी नंबर्स। अरबी नंबर तो खैर हम लोगों को इतना ज़रूरी नहीं होते हैं। रोमन नंबर और ये हिंदी के नंबर और ये अंग्रेजी के नंबर बच्चों को गिनने और समझने और लिखना सिखाना चाहिए। इसके बाद है संख्या के प्रकार। देख लीजिए, ये प्राकृत संख्याएँ, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 आदि। पूर्ण संख्या 0 1 2 1 0, 0 से सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे है आपका पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या में 0 और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, जैसे -1 -2 आदि। सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है। विषम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, 1 3 5। भाज्य संख्याएं जिनमें भाग दिया जा सके, एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित किया जा सके उन्हें, जैसे 4 6 8 9 10, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं, जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये अभाज्य संख्याओं के उदाहरण। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, केवल प्रथम अभाज्य सम है। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, और इसके अलावा सभी जो है विषम संख्याएं ही ये सम संख्या है। संख्या एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य कहलाती, एक नंबर संख्या। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह परिमेय संख्याएं हैं जो इस फॉर्म में हो, बटे में लिखी गई हैं, तो इनको काटेंगे तब भी ये बटे में ही रहेंगी, तो ये परिमेय संख्या है। और जहाँ पूर्ण संख्या बराबर 0 हो जाए बटे में करने पे, पूरी एक संख्या आ जाए मतलब, तो उसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा, 2 परिमेय संख्याओं का गुण अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। तो ये आप सब देख लीजिए। सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याओं को जोड़ जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात संख्याओं का ऐसा जोड़ जिसमें एक ही संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह अभाज्य में एक संख्या भाज्य भी हो सकती है। उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक नहीं माना जाता है। 3 6 5 167 20 आदि सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जो पॉइंट में 0 1 करके लिखी जाती है, जैसे 1, तो ये आपके 1 है, तो ये वास्तविक संख्या में आता है आपके। इसके बाद अंकों का ज्ञान है। संख्याओं के योग के पश्चात मानव को अपनी वस्तुओं को गिनने के लिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। छात्र को गिनना एवं पढ़ना सिखाना, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान कराना, इसके लिए अंगुलियों से जोड़ करके भी आप इसको सिखा सकते हैं। देखिए, ये सब गिनने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। कोई स्थान इकाई व्यक्त कर सकता है। तो वस्तुओं को 1 से 9 तक गिनते हैं और 10 प्रथम जोड़ को मान लेते हैं। पुनः 11 से 19 तक गिनते हैं और 20 के लिए जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई है। देखिए, 11 से 19 तक सीखी हुई, 20 को जोड़ प्रयोग किया जाता है। ये पूर्व काल में 100 तक गिनती सिखा दी जाती है बच्चों को। छात्रों को गिनती समय ध्यान देने योग्य बातें। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मनोवेग अत्यंत कम होता है, अतः इन्हें सदैव मूर्त वस्तुएं जो दिखाई देती हैं उनके ही माध्यम से सिखाना है। गिनती का ज्ञान करने के बाद उन्हें संख्या से परिचित कराना है। प्राथमिक स्तर संख्याओं का ज्ञान, छात्राओं को क्रमबद्ध रूप में संख्या सिखानी है। फिर इकाई तथा दहाई बतानी, जैसे मान लीजिए 12 है तो इसमें इकाई क्या है और दहाई क्या है, ये हमें छात्र को सिखाना चाहिए। इसके बाद देखिए, प्राथमिक स्तर पर गिनती सिखाने संबंधी गतिविधियां हैं। तो ये विभिन्न चित्रों के माध्यम से इस तरह से आप
कंकड़ है या और खिलौने हैं, किसी भी माध्यम से बच्चों को गिनती आप सिखा सकते हैं। संख्याओं को लिखना सिखाइए, 1 से 9 तक की संख्याएं इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी लकीरों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों को भी हम सिखा सकते हैं। छात्रों को इन रेखाओं के अभ्यास के साथ साथ अंक लिखने का भी अभ्यास कराना चाहिए। जैसे ये गिनो और गिन के लिखो, ये गतिविधियाँ दी गई हैं, किताबों में होती हैं। ठीक है, चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, चित्र में कितनी पतंगें हैं, 4, चित्र में कितने पक्षी हैं, 5। तो इस प्रकार से चित्र को दिखाकर भी आप जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी बच्चे के अंदर संख्याओं को गिनना और गणितीय ज्ञान का विकास हो जाता है। ये गतिविधि 3 है। देखिए, इस प्रकार के चित्र किताबों में बने होते हैं कि प्रत्येक खाने में गिन गिन कर आप लिखिए कि कितनी चित्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से बच्चे को लिखने पढ़ने का ज्ञान हो जाता है। ये आज के लिए इतना ही है, फिर आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे।